जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आज मैं एक बहुत बड़ी अपनी चिंता आपको व्यक्त करना चाहता हूं और मुझे लगता है कि देशवासियों को इसके बारे में सचेत हो जाना चाहिए। पहले ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत दूरदृष्टि से काम नहीं करती, उनकी रणनीति जो है वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अनुसार चलती है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है वो बड़ी स्पष्ट है और इसके बारे में देशवासियों को सचेत हो जाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है, जो मैं अभी समझ रहा हूं, वो ये कि जिस चीज को नेशनलाइज इंदिरा गांधी ने किया था, या जो बड़ी बड़ी संस्थाएं भारतवर्ष के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा जी ने और राजीव जी ने बनाई थी, उनको किस प्रकार से प्राइवेटाइज किया जाए और अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपा जाए। क्योंकि आप जानते हैं, अगर आप दिल्ली के अंदर देखेंगे तो जो बड़े बड़े संस्थान हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी का अपना कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर उनके स्टेडियम्स हैं वो हो, वो इतने बड़े ह्यूज कॉम्प्लेक्सेस हैं, हजार हजार 2-2 हजार एकड़ के कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच स्थित हैं और उसमें लाखों करोड़ों की संपत्ति है जिसपे गिद्धों की निगाह रहती है। जैसे अगर भारतीय पूरी संरचना को देखा जाए तो हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड एसेट्स हैं और जिसके पास बहुत बड़े फिक्स एसेट्स हैं, वो भारतीय रेल है। भारतीय रेल हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर रहा है और क्योंकि मेरे कई परिवार के लोग ऐसे हैं जिन्होंने रेल विभाग में काम किया है, मैंने ये देखा है पुराने लोग जो रेलवे विभाग के होते थे वो बड़े मेहनती होते थे, बड़े कमिटेड होते थे और रेल विभाग एक बड़ा सुनियोजित और अच्छी तरह से चलने वाला विभाग था। तो सोचने में मजबूर होता है कि जो विभाग इतने सक्षम अधिकारियों द्वारा चलाया जाता था और मेहनत से चलाया जाता था, पिछले जब से ये सरकार बनी है रोज कोई ना कोई दुर्घटना क्यों हो रही है और रोजगार सृजन भारतीय रेलवे के अंदर बंद हो गया है। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, चाहे वो लोको शेड के स्टाफ हो, चाहे गेटमैन हो, चाहे जो भी उनके वर्कर्स हैं, चाहे क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 के हों, और इसके बावजूद वहां पे कोई स्ट्राइक नहीं हो रही। जो आपने देखा था कि आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले कितनी बड़ी स्ट्राइक हुई थी रेलवे फेडरेशन की, जो जॉर्ज फर्नांडिस उसको हेड किया करते थे। लेकिन ये क्या करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, वो रणनीति है पहले एक ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करो, ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करो, उस पे अलग अलग नाम से उसको सुशोभित करो और बदनाम करने के बाद इस चीज का जस्टिफिकेशन ढूंढो कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन जिस शेप में चल रही है, इस शेप में इसको चलाया जाना संभव नहीं और इसको अब ये बेहतर है देश के लिए कि इसको पूंजीपति मित्र अडानी जी को सौंप दिया जाए और धीरे धीरे ये परिस्थिति को क्रिएट करके उसको अडानी जी को सौंप दिया जाए और एक क्रमशः उस दिशा में उसको ले जाया जाए। पहले एग्जाम्पल लेते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का। जो लोग जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं या उन्होंने जेएनयू के कैंपस को देखा है, तो उसकी जो स्थिति है, जहां वो लोकेटेड है, करीब 1000 एकड़ से बड़ी संपत्ति है और हरी भरी संपत्ति है। और जब आप वर्ल्ड रेटिंग देखते हैं, यूनिवर्सिटीज की वर्ल्ड रेटिंग देखते हैं, तो आप देखते हैं कि आज की तारीख में भी इतने बदनामी के आरोप लगने के बाद भी उनको देश के विभाजक करार देने के बावजूद भी, उन्हें वामपंथी करार किए जाने के बावजूद भी जेएनयू हमेशा टॉप पे रहा है। पूरे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में अगर सबसे टॉप में कोई यूनिवर्सिटी रही है तो वो जेएनयू रही है और जेएनयू से ही जयशंकर साहब, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो हैं, पहले आईएफएस थे, और हमारे देश की वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं, वो भी
जेएनयू की हैं। और उसके पहले जो एक वो बिहार के सांसद और जो पहले मंत्री हुआ करते थे प्रसाद साहब, वो भी जेएनयू के हैं। लेकिन जेएनयू, और जिसकी प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा, और जेएनयू की विशेषता यह है कि देश का गरीब से गरीब आदमी जो बीएचयू अफोर्ड नहीं कर सकता, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकता, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को तो छोड़ दीजिए, वो तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। वो एमआईटी ग्रुप की यूनिवर्सिटीज को, वो बेनेट कॉलमेंट की यूनिवर्सिटीज को, वो अडानी जी की यूनिवर्सिटीज को, अंबानी जी की यूनिवर्सिटीज को नहीं अफोर्ड कर सकता, जहां 25-25, 30-30 लाख रुपए की फीस है, और हॉस्टल जो है वो ऐसे बने हुए हैं जैसे 5 स्टार होटल्स। लेकिन जेएनयू ने हजारों लाखों ऐसे गरीब बच्चों को, दलित बच्चों को, आदिवासी बच्चों को, जिनके पास आर्थिक संसाधन नहीं थे, उनको अवसर दिया और बेस्ट एजुकेशन दिया। और एक ये दीक्षा दी जेएनयू के अंदर, जो अध्ययन में बहुत ज्यादा आवश्यक है, कि बच्चा निर्भीक होकर अपनी भावनाओं को प्रकट करे और अध्यापक से प्रश्न करे, और अध्यापक और छात्र शाम के समय एक ही फोरम पे बैठ के अंतरराष्ट्रीय विषयों पे डिस्कशन करें, जिससे बच्चे का होराइजन बड़ा हो, उसके लिए सोचने की दृष्टि बड़ी हो। और जितना अध्यापक और स्टूडेंट के बीच में गैप होगा, उतना लर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी। ये जेएनयू ने समझा, और हजारों लाखों बड़े बड़े मेधावी लोग जेएनयू ने पैदा किए। लेकिन बदनाम करना शुरू किया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई, उसके बाद से षड्यंत्र शुरू हो गया। ये वामपंथियों का गढ़ है, पता नहीं क्या क्या गिनने लगे वहां जाकर, और किस प्रकार से गिनने लगे, और इस प्रकार से जेएनयू को बदनाम करने का प्रयास हुआ। और एक अध्यक्ष को, कन्हैया कुमार को, तो देश विरोधी, और उसकी पिटाई भी कर दी, कोर्ट के अंदर पिटाई कर दी, मतलब सब कुछ कर दिया। और इतने साल के बाद पता चला कि वो जो स्लोगन गढ़े गए थे, वो तो बाहर से आए हुए कुछ लोग थे, जिनके चेहरे दिख रहे थे और सीसीटीवी में दिख रहे थे, लेकिन उनको गिरफ्तार न करके कन्हैया कुमार को बदनाम किया गया, जेएनयू को बदनाम किया गया, क्योंकि एक षड्यंत्र था। षड्यंत्र यह था कि जेएनयू को किस प्रकार से अडानी जी को सौंपा जाए। तो पहले तो जेएनयू को बदनाम किया गया, उसके बाद जेएनयू की जो आर्थिक स्थिति थी उसको खराब किया गया, वहां के छात्रों की छात्रवृत्ति बंद की गई, उसकी बढ़ोतरी बंद की गई, उनको स्रोत उनके बंद कर दिए गए। और जब इकोनॉमिक डिपेंडेंस बहुत ज्यादा उनकी हो गई, और उसके बाद अपने खर्चे निकालने में जेएनयू असमर्थ हो गया, तो उसके बाद यह निर्णय कराया गया, जेएनयू में अपने वाइस चांसलर्स को बिठा दिया गया। फिर उसके बाद यह कराया गया कि नहीं, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं, और ये अभी हुआ है, पिछले 50, 60, 70 साल से नहीं हुआ था। अब यह हो गया कि साहब वो तो अपने आर्थिक स्थिति को कवर करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अपने कैंपस की बिल्डिंग्स को उसको लीज पे देना पड़ेगा, किराए पे देना पड़ेगा, या बेचना पड़ेगा। अब बेचेगा कौन, खरीदेगा कौन, लीज पे कौन देगा, कौन लेगा? मानी बात है कि वो देश के सबसे बड़े पूंजीपति होंगे, जो इस प्रकार से संपत्तियों में कब्जे रखने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अब बात समझ में आई कि जेएनयू को बदनाम 4-5 साल से पहले क्यों किया गया था। इसलिए किया गया था कि यह आधार बनाया जा सके वाइस चांसलर्स के माध्यम से, और बच्चों को बदनाम करके, और वहां के बच्चे जो बेसिकली खुले विचार को प्रकट करने के लिए प्रख्यात हैं, उसे अडानी जी को सौंपने पे उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। और हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति जो है वो उस प्रोसेस पे चली गई है, जिसमें उसे धीरे धीरे अडानी जी को सौंप दिया जाए, अगर ये सरकार चल गई तो। वैसे संभावना कम है ये सरकार लंबी चलेगी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी का जो कैंपस है, अगर आप जाके उसको देखेंगे, वो इतना ब्यूटीफुल कैंपस है, इट्स ए फैंटास्टिकली ब्यूटीफुल कैंपस। और वहां के पदाधिकारियों से बात करेंगे, अगर आपके अधिकारियों से बात करेंगे, और वहां लाखों करोड़ों के वृक्ष हैं, बिल्डिंग्स हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, सब कुछ है। लेकिन धीरे धीरे उसको भी कैश स्टार्व्ड बनाया जा रहा है, और ये पर्पसफुली हो रहा है, ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। और ये रणनीति ये है कि धीरे धीरे बता दिया जाएगा कि इसको सरकार चलाने में असमर्थ है, और फिर एक नैरेटिव चलाया जाएगा भक्तों के माध्यम से कि हर चीज थोड़ी सरकार करती है, सरकार इज टू गवर्न, बाकी चीजें इज टू बी गवर्न एंड रन बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, और वो अडानी जी को सौंप दिया जाएगा। लाखों करोड़ों की संपत्ति, स्पोर्ट अथॉरिटी के कॉम्प्लेक्सेस और जेएनयू के कैंपस कुछ दिनों में आप सुनेंगे। अब वो कितनी देर में होगा, तब तक सरकार बदल जाएगी, मोदी जी चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन हो सकता है अगर नहीं हुआ, मोदी जी लंबे चल गए, अडानी जी उनकी मित्रता लंबी चली गई, तो ये दोनों कैंपसेस आप कुछ
सालों में सुनेंगे। लेकिन अभी तक जो गणना है वो ये कहती है हरियाणा के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई तो 6 महीने के अंदर मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। और ये बात उन्हीं के एक मंत्री भारतीय जनता पार्टी की एक खुली मीटिंग में कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी हारी और हुड्डा जी की सरकार आ गई, ये कांग्रेस की सरकार आ गई, तो दिल्ली की सरकार भी गिर जाएगी। उनके मंत्री कह रहे हैं, ओपी दलाल साहब। और ये वास्तविकता है, सरकार गिरी। अगर हरियाणा में बीजेपी हारी तो सरकार गिरी। अब तीसरी बड़ी संस्था जिसपे कब्जा करने का और जो सबसे बड़ी नियोजक है और सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय रेल, उसे भी धीरे धीरे अब ये समझ में आ रहा है एक्सीडेंट्स हो क्यों रहे हैं। जबकि वैष्णव साहब कहते हैं बड़े कॉम्पिटेंट आईएएस रहे हैं और उनको सब कुछ चलाना आता है, लेकिन रोज एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये पृष्ठभूमि बनाई जा रही है। ये पृष्ठभूमि बनाई जा रही है कि रेलवे विभाग ये सरकार नहीं चला पाएगी भाई, ये तो बड़ा रोज एक्सीडेंट्स होते हैं, इससे अच्छा इसको अडानी जी को सौंप दिया जाए। और अगर आप देखेंगे भारतीय रेलवे जो अंग्रेजों ने बनाई थी, उसकी संरचना की थी और जो जिस प्रकार का अवस्थापना स्थापित की थी, लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है और वो अडानी जी को मुफ्त में सब कुछ मिल जाएगा। एक लीज डिसाइड हो जाएगी कि साहब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दीजिएगा, बाकी जैसा चाहें आप चलाएं। फिर आपको रेलवे स्टेशन के सामने गुजरने पे 100 रुपए देने पड़ेंगे, अंदर घुसने में 500 देने पड़ेंगे और आपको वहां हर चीज के दाम तिगुने हो जाएंगे। अभी मैंने वंदे भारत ट्रेन में ट्रेवल किया है, बिल्कुल शताब्दी और राजधानी जैसी सुविधाएं, आधा 1 घंटे की स्पीड ज्यादा और उसके बाद किराया 3 गुना, 2500 2300 रुपए के किराए में एग्जीक्यूटिव चेयर कार में दिल्ली से लखनऊ गया हूं और दिमाग खराब हो गया कि कहां बैठ गया मैंने, कहां गलती कर दी। मैंने तो इतना वंदे भारत के बारे में सुना था जैसे बहुत बड़ी ट्रेन है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, इससे अच्छा तो किसी और ट्रेन में जाता या प्लेन में जाता। वंदे भारत जैसे लग रहा था कि पता नहीं, और आधी ट्रेन खाली, इकोनॉमिकली वायबल नहीं, क्योंकि वहां का स्टेशन और सारा एयरपोर्ट और दुनिया भर की चीजें तो अडानी जी के पास चली गई। तो जेएनयू कैंपस, स्पोर्ट्स अथॉरिटी का कैंपस और रेलवे विभाग, इस पे भारतीय जनता पार्टी की नजर है कि इसको किस प्रकार से अडानी जी को दिया जाए। पहले इसको बदनाम किया जाए, फिर आर्थिक रूप से इसको अपने पे डिपेंडेंट बनाया जाए, उसके बाद अपने भक्तों और आईटी सेल के माध्यम से नैरेटिव क्रिएट किया जाए कि इसे सरकार को चलाना उचित नहीं है, इसको प्राइवेटाइज किया जाए, रिजर्वेशन को धता बता दी जाए, ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब के साथ अन्याय किया जाए और सारी की सारी करोड़ों लाखों की संपत्ति कुछ लाखों में अडानी जी को दे दिया जाए। वो बैंक से लोन लें, उनके बैंक के लोन माफ कर दिए जाएं। अडानी जी विश्व के अगली 10 जनरेशन के नंबर 1 के व्यक्ति हो जाए और हिंदुस्तान की सारी संपदा लुट जाए और पूंजीपतियों को दे दी जाए। ये षड्यंत्र मुझे दिखाई पड़ रहा है। मैं सही भी हो सकता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि देश की जनता को इसके प्रति सावधान होना बहुत आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।